एआई ने पूरी दुनिया में काफी तहलका मचा रखा है और एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं। बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल सीख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं और इसमें इतना ज्यादा उठापटक हो रही है पूरी दुनिया में कि लोग इसको अभी भी शायद खासतौर पर अपने देश में समझ नहीं रहे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई से आगे जो एक स्टेप आगे जो आई है एजेंटिक एआई, वो क्या है? जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एआई प्रॉम्प्ट, ये सब आप वर्ड सुनते होंगे, ये जार्गन है। क्यों इनका इतना इंपॉर्टेंस है और है क्या चीज एक्चुअली, इसको समझेंगे आज। तो हमारी एआई डिकोड सीरीज का ये चौथा एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम बेसिकली समझेंगे कि एजेंटिक एआई क्या होती है और इसको कैसे समझा जाए। तो कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले, रिजल्ट्स के पहले, एनवीडिया के सीईओ ने कहा कि एजेंटिक एआई हैज अराइव्ड, ये आ चुका है, डूइंग प्रोडक्टिव वर्क, जनरेटिंग रियल वैल्यू एंड स्केलिंग रैपिडली अक्रॉस कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। एनवीडिया इज यूनिकली पोजिशन एट द सेंटर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि एनवीडिया उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और सेंटर का स्टेज का रोल प्ले करेगी। बेसिक सवाल एकदम होता मन में कि ये क्या है एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ एआई। जो एआई आप सुनते हैं उसका एक नेक्स्ट लेवल है एजेंटिक एआई, जो थिंक कर सकता है, प्लान कर सकता है, डिसाइड कर सकता है और एक्शन ले सकता है खुद। मैनुअल इंटरवेंशन की उसमें जरूरत नहीं है, वो अपने गोल अचीव कर सकता है विद मिनिमल ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, कि आप केवल इंस्ट्रक्शन देंगे। कैसे, इसको समझिए। ट्रेडिशनल एआई क्या करता है? आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। आपने लिखा कि यूएस का डेट कितना है, तो वो रिप्लाई करेगा। एजेंटिक एआई उसको एक कंप्लीट टास्क बनाएगा ऑटोनोमसली। वो सिर्फ ना आपको डेट बताएगा, उसका कंपैरिजन करेगा, कितना कितना बढ़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब कुछ आपको एक सोल्यूशन देगा। आपको वो केवल आपका आंसर नहीं करेगा, वो सोल्यूशन देगा। एग्जांपल्स देखिए। नॉर्मल चैटबॉट क्या करता है? ये एक फ्लाइट आप बुक करना चाहते हैं तो नॉर्मल चेक करेगा, ये आपको 10 ऑप्शन है, ये फ्लाइट है। एजेंटिक एआई आपके लिए फ्लाइट सर्च करेगा, टिकट देखेगा, अपलोड करेगा कैलेंडर और वो बुक भी कर देगा। इस लेवल की एजेंटिक एआई हो चुकी है। अब की फीचर्स क्या है इसके? गोल ओरिएंटेड है, मल्टी स्टेप रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, यूजर्स टूल्स एपीआई सॉफ्टवेयर है, लर्नर है, फीडबैक है। तो जो गूगल में आप अब तक करते रहे थे, जिसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं गूगल कर लो यार, देख लो उसमें क्या निकला, ये गूगल से या एआई से नेक्स्ट स्टेप है, वो है एआई, एजेंटिक एआई। इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसमें ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एंट्रोपिक, ये सब लोग काम कर रहे हैं और यही हमारी और आपकी दुनिया बदलने वाला है। लेकिन इतना काफी नहीं है कि मैंने आपको 4 चीजें बता दी, बेसिक डेफिनेशन बता दी तो आप समझ गए कि ये क्या होने वाला है। इसको समझने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर धीरज कौल से। डॉक्टर धीरज कौल का परिचय ये है कि ये है तो वैसे मेडिकल प्रोफेशनल, सर्जन है और बहुत ही बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, लेकिन उससे एक स्टेप आगे ये भी जनरेट एजेंटिक एआई की तरह एडवांस कर गए हैं और अब ये एआई इन सब में बहुत काम करते हैं, इन्वेस्टर भी हैं और बहुत ज्यादा इसमें काम करते हैं। तो धीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोगों ने नमस्कार। करीब 6-8 महीने पहले 3 एपिसोड बनाए थे एआई पे कि एआई क्या है, कितना डिसरप्शन होगा, क्यों जरूरी है। बेसिक कोर्स हम लोगों ने लोगों को करा दिया था। लेकिन अब ये एजेंटिक एआई आ गया है, तो ये जो बेसिक डेफिनेशन मैं बता रहा था अपनी ओपनिंग इंट्रो में, ये तो ठीक है, लेकिन आप डिटेल में हम लोगों को समझाइए कि एजेंटिक एआई क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। नमस्कार नीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले भी हमने जो बेसिक ओरिएंटेशन किया था आपके दर्शकों के लिए, आए आपके रिकमेंडेशन, मैंने फीडबैक पढ़ा, तो थैंक यू टू योर दर्शक फॉर दोज काइंड वर्ड्स। एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर पीपल लाइक अस कि हम कुछ शेयर कर सकें। और हम सब एक स्टूडेंट हैं इसके, बहुत ही तेजी से इवॉल्विंग फील्ड है। और आपने नीरज जी तो बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत अच्छे से समराइज किया। उसको देखने के बाद मुझे लग रहा है व्हाट आई एम गोना ऐड वैल्यू, लेकिन आई नहीं, विल स्टिल मैं बता ट्राई। रहा हूँ, लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन। मेरे दर्शकों को आप ये समझाइए कि एआई, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई,
ये वर्ड्स को आप डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि वो सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैटर ऑफ फैक्ट परसों ही हमारा एक लेक्चर था फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं ट्रांसप्लांट किडनी पैंक्रियास स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल, सर्जिकल नहीं, पर हम लोग टुगेदर टीम में काम करते हैं। पर परसों ही था, और जो आपने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया, हमारा लेक्चर था एजेंटिक एआई पे, क्योंकि उस एरिया में मैं एआई हेल्थ केयर में 2018 से मैं स्लोली स्लोली आई एम बिल्डिंग इट अप। तो मैंने सारा लेक्चर दिया बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि लोग कंफ्यूज हो गए इतनी टर्म्स के बीच में। तो आई रियली अप्रिशिएट जो आपने बिगिनिंग में बता दिया कि लेट्स, तो मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि इसको बहुत सिंपल रखूं, क्योंकि देखिए डिटेल में तो हम घुस सकते हैं, और आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप समझेंगे, शायद कोई ट्रेडर उसको ना पिक कर पाए, या कोई आदमी जिसका बेसिक है। तो मेरा गोल इस शॉर्ट टर्म लेक्चर के ऊपर ये होगा कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझा दें, यूटिलिटी समझा दें, और अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ये बता दें कौन सी कंपनीज कहाँ पे हैं, और हम क्या ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं अगले 10-5 सालों में। आप भी कंसल्टिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो उस दिशा में तो मुझे लगता है वो यूजफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए। लेकिन मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा, बहुत ही बेसिक सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अभी तक अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम आप समझ लीजिए, जो ह्यूमन की कॉग्निशन को रेप्लिकेट करता है। कॉग्निशन मतलब सोचने समझने की एबिलिटी। उसकी अलग अलग लेवल्स हैं एआई की, मतलब ये जर्नल टर्म है जिसमें हम डाटा से समझ सकते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप डाटा आप बॉडी के अपने दिमाग में ले रहे हैं, फिर उस डाटा के कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, उसको हम समझते हैं, फिर हम डिकोड करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, क्या ये डाटा मेरे यूज का है, क्या इसके बेस पे मैं एक डिसीजन ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने 10 वेबसाइट से रिसर्च करी, उसको कंपाइल किया, फिर आपके जो पैरामीटर्स हैं कि मुझे मेरी इतनी प्राइस होनी चाहिए, इतना माइलेज होना चाहिए, इंश्योरेंस कम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, और 10 साल के होराइजन में मैं गाड़ी को बेचना भी चाहता हूं, उसकी रीसेल होनी चाहिए, ये जो पैरामीटर्स हैं, इसको इसको भी एआई पिक करके आपको हेल्प करता है, और साथ में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब एआई की फर्दर लेवल्स हैं, मैं क्विकली समराइज करता हूं। देखिए, अगर लेमैन के लिए मैंने एक्चुअली एक ये लेक्चर बनाया था फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मैं उसको थोड़ा सा रेफरल यूज करता हूं। जैसे टाइप्स ऑफ एआई, तो अगर हम क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरीज में आप डिवाइड हो जाइए। एक है केपेबिलिटी ऑफ एआई, और एक है फंक्शनैलिटी। तो जो कैपेबिलिटी ऑफ एआई है, अगर उसकी क्लासिफिकेशन में आप नीचे जाएंगे तो तीन बड़ी चीजें निकल के आएंगी। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो चैट जीटीपी है, जिसमें आप सवाल पूछते हैं आंसर आता है। फिर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर मशीन लर्निंग, ह्यूमन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप रीजन भी कर सकते हैं, और एक स्टेप और आगे जाके आप अपने ही रीजन को काउंटर कर सकते हैं। तो ये मैं अभी क्लासिफिकेशन में स्टक हूं। दूसरा हुआ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिसमें बिल्कुल ह्यूमन की कॉग्निशन से आप सरपास कर सकते हैं, जिसमें अभी हमें 15 साल, 5 साल, 8 साल, डिपेंडिंग आप किसकी बात सुने, हम उतना दूर हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एथिकल बॉडीज। वो एक अलग दुनिया, पेंडोरा बॉक्स है, जिसमें हम हमें एक स्पेशल शो रखना चाहिए, खासतौर पे जो टीनेजर्स हैं उनकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है इससे। इसके बाद अगर हम फंक्शनैलिटी पे एआई के आते हैं, तो हमें दिखाई देगा, एक है रिएक्टिव मशीन्स, एक है लिमिटेड मेमोरी एआई, एक है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, और एक है सेल्फ अवेयर एआई। ये चार अलग सब क्लासिफिकेशंस के अंदर आता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये उनके लिए है जो एआई के अंदर काम कर रहे हैं, एक्टिवली एल्गोरिदम्स लिखते हैं। पर मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एआई इज रिएक्टिव एआई। उसका मतलब है कि आपने कुछ चीज देखी, उसको असेस किया और रिएक्ट किया। इसके बाद लिमिटेड मेमोरी एआई है, जो छोटा छोटा डाटा स्टोर करके आपको पीरियड ऑफ टाइम में उसे रीइंस्टिगेट करता है, मतलब बताता है। फिर है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और बहुत सारे पैसे एलोकेट हो रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस को एआई अभी रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, उसकी देर। और फिर है जो फोर्थ लेवल का सेल्फ अवेयर एआई, जिसके अंदर इंसान बेसिकली कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगा, मतलब हमारा एआई ह्यूमन कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एथिक्स आता है, मॉरल्स आता है, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स आते हैं, उसको समझ के आपका एक कंपेनियन बन सकता है, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल की होगी। वो अभी हम उसके आसपास नहीं है। तो ये तो दो एकेडमिक बातें हो गई, ये तो पढ़ाने की बातें हो गई। लेकिन यूटिलिटी में अगर आप आए, तो एक है जनरेटिव एआई, जिसके अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जैसे फोटोग्राफ्स आपने डाल दी, म्यूजिक डाल दिया, कोडिंग आ गई, वो जनरेटिव एआई है।
फिर है प्रिडिक्टिव एआई, जो कि बहुत बड़े डाटा को एनालाइज करके आपको प्रिडिक्ट करके बताता है फ्यूचर में क्या होना है, वेदर पैटर्न्स फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट्स फॉर एग्जांपल। अभी जो ईरान वॉर हो रही है उसके बहुत सारे प्रिडिक्टिव एआई मॉडल्स हैं, और उसको लेकर हम लोग असेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक की डेफिशिएंसी किस कंट्रीज में हो सकती है। ये एक पैटर्न मैं परसों ही असेस कर रहा था। इसके बाद हम ये देख सकते हैं, क्योंकि जैसे पेट्रोकेमिकल से कई रिएजेंट्स निकल के आते हैं जो हेल्थ केयर में जाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में भी वो यूज होते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ा गाज गिर सकता है? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल डाटा है, आई विल नॉट बी एबल टू शेयर इट, लेकिन हमें पता है कौन सी कंपनीज इंडिया में, यूएस में जो सफर कर सकती हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी नीचे जा सकती है क्योंकि उनको मटेरियल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हम हीलियम गैस की बात करते हैं, वो सब चीजें हैं इसके अंदर। फिर है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई जो आज का हमारा टॉपिक है, मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। एक तरीके का फुली ऑटोनोमस एआई एजेंट आप समझिए, जो कि प्लान कर सकता है मल्टीपल वर्क फ्लोज, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सटर्नल कंप्यूटर टूल्स को भी यूज करेगा, और एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमो ऑलमोस्ट ऑटोनोमसली करेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है? द आंसर इज यस, एज ऑफ नाउ। उसमें एथिकल रीजनिंग है, कुछ हमारा डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में इतना नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऑटोनोमस छोड़ दें, क्योंकि आपको पता होगा, आपने भी देखा जनरेटिव एआई और प्रिडिक्टिव एआई में बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, तकरीबन 55%, फिर 35%, अब भी 25-26% एरर्स आते हैं। अगर आपने उसको ऑटो ऑटो मोड में डाल दिया, तो वो उस एरर को लेके डिसीजन मेकिंग करेगा, और वो जो डिसीजन मेकिंग होगी उससे कई कंपनियों का करोड़ों का नुकसान होगा। हेल्थ केयर में मैं बताऊंगा आपको बाद में, पेशेंट का नुकसान होगा, अननेसेसरी मेडिकेशंस डिस्पेंस हो जाएंगी, ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस होंगे, तो इट्स स्टिल नॉट देयर। लेकिन एजेंटिक एआई आप समझिए कि आपका एक तरीके का पर्सनलाइज्ड एआई पर्सन है। और जो आपने बहुत इंटरेस्टिंगली एयरलाइन टिकट की बात की, हमने पिछले शो में ये बात करी थी। अब मैं आपको छोटा सा मॉड देता हूं। जैसे आप आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे कल शॉर्ट सेलर्स का एक शो करना है फॉर एग्जांपल। तो शॉर्ट सेलर्स का आपको शो करना है, वॉलेटिलिटी आप ढूंढ रहे हैं, तो आपके दिमाग में है कि सबसे ज्यादा मेरा व्यूअरशिप भारत में होगा। तो यू आर नॉट गोना लुक इनटू शॉर्ट सेलर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्केट और जापानीज मार्केट। लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा फोकस्ड है। तो आप फिर पिक करेंगे कि बेस्ट कौन सा है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकता है। उसके बाद आप पिक करेंगे कि सपोज 1 2 3 बैंक के उसमें ज्यादा लेजर फोकस। फिर आप पिक करेंगे कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। वो टॉप 3 निकाल के मैच करके उसको ईमेल भी कर देगा, अगर आपने उस लेवल का ऑटोनॉमस दे रखा है। ईमेल करके कंफर्मेशन लेके आपको कंफर्मेशन भेज देगा। और अगर आपने एक लेवल और दी, तो उसकी एयरलाइन टिकट बुक करके, उसका होटल बुक करके, उसका पिकअप बुक करके, आप नेक्स्ट थिंग यू वुड नो कि आपके एजेंट आपको अलर्ट भेजता रहेगा, ये पर्सन बुक हो गया, 6 बजे आपके स्टूडियो पे पहुंच जाएगा, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। आपने जो मुझे बजट दिया था, उस बजट में 10% की बढ़ोतरी की शायद जरूरत हो, आर यू ओके? इफ नॉट, देन यू विल नॉट बुक हिम इन उबर एक्सेल। मैं उसे बिजनेस क्लास की जगह उसमें लाऊंगा। और फिर वो आपको रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि कहां कहां से आप फंड रेज कर सकते हैं। अगर आपका बजट 5 लाख है फॉर एग्जाम्पल फॉर अ शो, हाउ टू इंक्रीज इट टू 7 लाख, हाउ डू यू गेट मोर एडवर्टाइजिंग। तो आपका एक पैरेलल ब्रेन चल रहा है। और सबसे ब्यूटीफुल बाइट अबाउट एजेंटिक एआई जो मुझे लगती है, वो पर्सनलाइज एजेंटिक एआई। अगर आप, ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि एजेंटिक, नॉट ऑल एजेंटिक आर पर्सनलाइज, लेकिन अगर वो पर्सनलाइज अटैच हो जाए तो वो आपके बिहेवियर पैटर्न को समझता है, और वो आपके डिसीजन मेकिंग कब कहाँ कैसे हो रही है, आप किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका एक इमोशनल कंपोनेंट है। वो उसको सिर्फ स्टडी करता है, उसे इंटरवीन नहीं करता। लेकिन जो फ्यूचर के हम देख रहे हैं, वो आपके इमोशन को भी ऑल्टर कर सकता है मैं बेसिकली। यहाँ पे एक चीज बताऊं, धीरज, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। ये एक तरीके से आपका पर्सनल असिस्टेंट है, ह्यूमन असिस्टेंट पर्सनल समझ लीजिए, जो आपको समझता है, और वो गेस्ट वेस्ट बुक करके फिक्स करके सब आपको बताएगा, बीच में बताएगा थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है तो आप कम करेंगे या उतने में ही करें, कैसे वो मैनेज करेगा। आपने भी एक बात कही कि ये इमोशंस को समझने लगता। मैं जो तमाम ये आपके क्लाउड, चैट जीपीटी, जेमिनी, इसमें मैं खेलता रहता हूँ। मैं कई बार इनसे फिलोसफिकल डिबेट करता हूँ, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं इनसे बहुत बहुत ही डीप डिबेट मेरी होती चैट जीपीटी में, और एकदम जैसे लगता है ह्यूमन की तरह डिबेट करता है वो। उसका परिणाम ये हुआ कि अब मान लीजिए मैं लिखूं चैट जीपीटी में कि मुझे बताओ रिलायंस के नंबर,
तो नंबर का क्या मतलब है? नंबर मतलब डिजिट, वो मुझे रिजल्ट बताता है, अर्निंग सीजन बताता है, क्योंकि वो करेक्ट, समझ चुका है कि ये नंबर्स का मतलब अर्निंग जानना चाहते हैं। करेक्ट। इस लेवल का इंटेलिजेंस आपका एजेंट समझ जाता है कि अब मैं एक वर्ड लिखूंगा कि मेरे को नंबर चाहिए इसका, या मेरे को यूएस डेट, तो वो हम्म, समझ जाएगा कि मैं यूएस डेट टू जीडीपी जानना चाहता हूँ, कब कब बढ़ा घटा, ये वो सब बताएगा मुझे, क्योंकि वो मुझे समझ चुका है। सेम चीज मैं अगर जेमिनाई में करूंगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल। उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है। तो इस लेवल का इमोशनल कनेक्ट हो जाता है जी। नहीं, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और 2023 में ये आया था, 24 में हम्म, इसको थोड़ा रोल आउट किया और 25 में मोस्टली हमने देखा। और अब 26 में इसकी एडेप्शन हो रही है बहुत बहुत कंपनीज के साथ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मतलब अभी एनवीडिया के जो नंबर्स आए थे, आपसे मेरी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी, मैं इन्वेस्टर हूं एनवीडिया का, जस्ट टू लेट यू नो। और इसके मार्जिन ऑल्दो 75% थे, फिर भी वो स्टॉक नीचे आ गया। उसकी बहुत सारी वजहें हैं। वन ऑफ द की कंपोनेंट इज मेमोरी। जो मेमोरी एनवीडिया प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, लेकिन आगे शायद ना कर पाए, ये एक कंसर्न है। तो हम्म, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो एनवीडिया कर रहा है और हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2024 से अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखें, मैंने शायद परसों ही, वे डिड आई सी इट, समबडी सेंड मी एन आर्टिकल, मैं वो पढ़ रहा था, हेल्थ केयर का था वो बेसिकली। तो जो डॉक्टर्स के पैटर्न है टू ऑर्डर डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो डॉक्टर्स क्यों ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रेंड निकल के आया। जो डॉक्टर फिटीग्ड है, फिटीग का मतलब उसने ऐसा एल्गोरिदम किया कि अगर आप 7 से 5 तक काम कर रहे हैं, तो देखने में यह है कि 4 से 5 तक जो ऑर्डर्स हो रहे हैं पेशेंट के, जो पेशेंट 4 से 4.5 और 4.5 से 5 आ रहा है, ज्यादा डॉक्टर ज्यादा थॉट नहीं कर रहे। मतलब अगर 10 टेस्ट करने हैं, आप 2 बारी सोचेंगे तो शायद 8 ही करेंगे कि भाई यार 2 की जरूरत नहीं है। तो वो 10 के 10 होते जा रहे हैं, 4 to 5। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और इमोशनल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करके अब दे रहा है। तो मैंने जो उसका रिकमेंडेशन लिखा था कि सेंड अ सेकंड अलर्ट, कि हमारी मशीन दिखाती है कि 8 ही रिक्वायर्ड है, आर यू श्योर? सो दैट वन कंपोनेंट हैज चेंज द ट्रेजेक्टरी 15% बेस्ड ऑन लाइक फ्यू डेज डाटा। अभी बहुत ही प्रीलिम, मतलब बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं आपको। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टडी करना ये आज से नहीं है, ये 2024 से चल रहा है। और इसके अकॉर्डिंगली वो आपके पैटर्न्स तो पढ़ ही रहा है मशीन लर्निंग में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी कॉग्निशन को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एआई हैज टू कम बेस्ड ऑन दिस, जो आपने बात करी। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि हमारे जो बिफोर दिस जो भी था हमारा सिस्टम, वो हाउ टू से, उसमें आपने कमांड दिया और वो रुक गया, उसने आपको डाटा वापस फ्लैश कर दिया। अब आपका जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो इस डाटा के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, और आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि कितना डिसीजन आपके बिहाफ पे वो कर सकता है। तो प्रोडक्टिविटी इससे बहुत बड़ी है। कई कंपनीज की सेल्स फोर्स के अगर आप नंबर देखें, तो मैं आगे बताऊंगा, तकरीबन 60% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। सिक्सटी वाह। परसेंट विद एजेंटिक अच्छा, एआई, ये सीआरएम। बताइए कि एजेंटिक एआई इस समय किस स्टेज पे है, और कब, जैसे अभी आपने बीच में कहा था कि 20-25% अभी भी उसमें प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो वो किस स्टेज पे है और वो कब फुली होने की संभावना है? क्योंकि जब जो एनवीडिया के सीईओ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं और सेंटर स्टेज पे हम इसको प्ले करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही नियर है। तो आप मुझे बताइए किस स्टेज पे है अभी? देखिए, जो स्टेज एजेंटिक एआई की है, जो हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं, अभी भी उसको फुली ऑटोनोमस छोड़ देना डिसीजन मेकिंग के लिए, अभी भी उस पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। लेकिन हम्म, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट है, वो पेशेंट को मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अब उस पेशेंट की जो डिस्चार्ज समरी है, वो उस पेशेंट को किसी को ईमेल करनी है। उस पेशेंट को कब कब कहाँ कहाँ आना है, कौन कौन से टेस्ट के लिए रिपीटेटिव, वो उसको फिजिकली भी दिया जाएगा और एक फोन कॉल जाता है। तो वो जो सेकंड पैरामीटर है फोन कॉल का, वो एजेंटिक कर रहा है इस टाइम। कर रहा है। कर रहा है ऑलरेडी डन। तो वो कर रहा हम्म, है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, जो डिस्चार्ज समरी मैं उसको दे रहा हूं, तो मेरे हम्म, मेरे एक पेशेंट पे 15 मिनट ऑफ नर्सिंग, 15 से 20 मिनट ऑफ नर्सिंग टाइम बच जाएगा। 1 hour of nursing time is $150. हम्म, Sorry, 78 that was हम्म, physician. So $78 को आप मल्टीप्लाई करिए, कितनी नर्सेज एक हॉस्पिटल में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने हॉस्पिटल, उसके बाद एक स्टेट में कितने, यू लुकिंग इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स ईच डे इन डिस्चार्ज। तो अगर आप वो हटा देंगे, फुली ऑटोनोमस कर देंगे,
तो भी वो डाटा उसको दे रहा है, लेकिन अभी भी वो एरर्स हैं, तो क्या वो पेशेंट मिस कर जाएगा? भाई मैंने आपको नहीं बताया कि 3 दिन मान आपको कैट स्कैन पे आना है, हम्म, फॉर एग्जाम्पल, और एजेंटिक ने सॉरी मैं उसको आना था, एजेंटिक ने नहीं बताया, मिस हो गया, या फिर नहीं आना था बता दिया, तो वो 15% एरर अभी भी है, उस पर काम कर रही है कंपनीज। लेकिन हम्म, फॉर नाउ द सेकेंड वन इज गोइंग पैरेलल। और वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, पेशेंट कंप्लायंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में दवाई डालकर दे दें, अब उस पेशेंट ने ली कि नहीं, कॉग्निटिवली डिक्लाइंड पेशेंट है, फार्मेसी ने फिल किया कि नहीं किया, वो जो फोन कॉल जाता है, एक आदमी हायर किया हुआ है, उसके एजेंटिक के अब कॉल्स जा रहे हैं। हम्म, एक वॉइस आप समझिए, डिपेंडिंग, अगर आप बंगाली हैं, आप मराठी हैं, तो एक मराठी स्पीकिंग आप एक्सेंट भी पिक कर सकते हैं एग्जैक्टली किस टाइप का चाहिए। अमिताभ बच्चन की वॉइस में हिंदी में आप किसी से फोन करवाइए कि मैं ये बोल रहा हूं और आपने दवाई ली अपनी की नहीं ली, अगर ली तो एक दवाई है, फॉर एग्जाम्पल। आपको ABCD साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, अगर ए साइड इफेक्ट है तो ए दवाई है, ए दबाया, उसके बाद फ्रॉम 0 to 10, अगर आपका हेडेक 9 या 10 है तो ए दबाइए, 8 to 7 है तो बी दबाइए, आप समझ रहे हैं? तो एक तरीके की लाइव फीडबैक मिलता है हम लोग को। हम्म, तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और हेल्थ केयर के अंदर इसकी, मैं आपको आपको शायद पता ही होगा, लेकिन लोग हैरान होते हैं जब मैं लेक्चर देता हूं कि सबसे ज्यादा डिसरप्टिव इस टाइम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, बैंकिंग, फाइनेंस, एंड सेकंड इज हेल्थ केयर। तो जो आप मुझसे हम्म, सवाल पूछ रहे थे उसका मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, बड़े बड़े जो डिसरप्शंस आ रहे हैं, इट्स डिसरप्टिंग द लेबर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्योंकि हम लोग को अब वो टेबल पे बैठा हुआ आदमी नहीं चाहिए। आप खुद चैनल चलाते हैं, आपको पता है कि हम्म, अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब आपको एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड पर्सन मिल चुका है जो कि सब कर देगा। फिर आपकी एंट्री लेवल जॉब्स चली गई। फिर अब आप एजेंटिक क्या कर रहा है, अब वो मैनेजमेंट भी कर रहा है। जैसे कि चैट जीटीपी इनिशियली क्या कर रहा था, हमारा इनिशियल लेवल ऑफ डाटा स्कैन करता था, अब वो हम्म, डाटा को लेके डिसीजन मेकिंग करके सब कर रहा है। तो मिड लेवल की जॉब्स भी अब अंडर बर्नर सही। लगी हुई हैं, आपको पता ही हम्म, है। और इसके अलावा अब आप डिसरप्टिंग एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल्स, जिसके अंदर पहले हम देखते थे कि भाई पेमेंट होता है कितनी चेयर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने लोग बिठा रखे हैं, अब आउटकम बेस्ड होगा कि आपने जितने फोन कॉल्स किए उसके कितने आउटकम्स थे, क्या मिला था। इसके अलावा हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेब इकोसिस्टम, जैसे क्लाउड इकोनॉमिक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। और एजेंटिक एआई से अब हाइपर स्केलर्स देखिए, उनका तो एनवीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, यू नो दैट। सेकंड हम्म, इज माइक्रोसॉफ्ट का अजूरा, हम्म, जो मैं अगेन आई एम एन इन्वेस्टर, FII, amazon का AWS, है हम्म, ना, गूगल का क्लाउड हमारा जो है। और जो हाइपर स्केलर्स हैं इसके अंदर, अगर आप गूगल क्लाउड का देखें तो 48% ग्रोथ है ईयर ओवर ईयर। और AWS की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 39% है, मेरे पास वो कहीं लिखा है डाटा, सॉरी हम्म, 24% है, और अजूरा की शायद 38-39% है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पूरा वर्ल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स भी है, वो AI और एजेंटिक AI फोकस्ड कंपनीज पे जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही ऐसी चीज है जो इस ग्लोबल इकोनॉमी में हमें खींच के कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकती है, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी एजेंटिक AI से बहुत बड़ी मात्रा में अच्छी होगी। अच्छा, आपके जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर किस क्रेडिट कार्ड को अप्रूव करना है, किसको नहीं करना है, उसका सारा ट्रेजेक्ट्री स्कैन करके देखना, किस लोन को अप्रूव करना है, नहीं करना है। एक ऑफिसर जो कंप्लायंस के बैठे होते हैं, जो देखते हैं फ्रॉड लोन्स तो नहीं है, वो सब एजेंटिक कर रहा है। आज की दिशा में आप उठाए, मैं आपको बैंक का नाम दे देता हूँ, वेल्स फार्गो, टीडी, हम्म, टीडी बैंक, ये दीज आर टू बिग यूजर्स राइट नाउ ऑफ AWS सिस्टम। तो ये लोग सब यूज कर रहे हैं और इनके फ्रॉड्स कम हो रहे हैं और इनकी लेबर कॉस्ट भी बहुत कम जा रही है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन आवर वर्ल्ड। हेल्थ केयर के बारे में तो मैं आपको काफी डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, इस टाइम हायरिंग काफी कम है। आप हमने इस पे बात की थी 6 से 8 महीने पहले, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मिड लेवल के लोग भी इफेक्ट होंगे। वो मेरे लिए तो खुद ये सरप्राइज था। बताइए कि एजेंटिक एआई क्या मेडिकल में भी डॉक्टरों की नौकरी को भी खतरा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको मतलब मैं नेक्स्ट जाने वाला था वहां, लेकिन मैं पहले चला जाता हूँ। देखिए, मैं जी। ऑनेस्टली बताऊं, हेल्थ केयर हाँ, AI इज समथिंग आई वर्क इन। और हम्म, दिस इज, कैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अभी कल ही परसों की बात है, किसी लड़की से बात हुई, उनकी मदर, फ्रेंड ऑफ माइन,
और उनको मेडिसिन करना था, और उनका फंडा ये था कि उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने हैं, बस वो मेडिकल करके। मैंने कहा फिर वो आपके लिए लाइन नहीं है, आप चेंज कर लें। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ कम आई सेड नो। अगर आप एक 10 to 5 जॉब करना चाहती हैं, प्राइमरी केयर की डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो जॉब्स, देखिए मेडिसिन यहाँ पे मतलब कॉलेज के बाद 4 साल और 3 साल की रेजिडेंसी, 7 ईयर। 7 ईयर में हम कहाँ पहुंच चुके होंगे, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। आज की डेट में नीरज जी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपका प्राइमरी केयर डॉक्टर है, मैं सर्जन की नहीं बात कर रहा, और उस पे भी मैं बताऊंगा अभी आपको इंट्यूटिव सर्जिकल क्या कर रहा है, आपके कुर्सी हिल जाएगी। तो मेरा तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पर मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, आपका हार्ट रेट चेक करता है, ईकेजी, वेट, बेसिक पैरामीटर्स। वो कोई भी मिड लेवल और लोअर मिड लेवल पर्सन उसके क्लिनिक में कर सकता है, वो यूएस में वैसे ही होता है। फिर उस डाटा को वो लेता है, आपकी पास्ट हिस्ट्री लेता है और कुछ क्वेश्चंस पूछता है। ये 3 चीजें होती हैं, इसको हम पास मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, फिर उसके बाद आपका एग्जाम करता है। और आप कभी भी देखिए 90% ऑफ द डॉक्टर्स जो स्टेटोस्कोप कैरी करते हैं, दे बेयरली यूज इट। सच ये सत्य है। नहीं, सत्य है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी मियामी में एज अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन था, और मेरा स्टेटोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड यू कैन एवर गेट योर हैंड्स ऑन, बिकॉज आई लाइक टीचिंग, और मैं बिलीव करता हूँ इसमें। तो मेरा तो एडवांस था काफी, तो उसकी बैटरी डेड थी। तो एक हफ्ते बाद मुझे रियलाइज हुआ बैटरी डेड थी। उससे मुझे क्या पता लगा कि हम स्टेटोस्कोप ही नहीं यूज करते। अब ये देखिए, ये है एको का स्टेटोस्कोप, वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस स्टेटोस्कोप। इसमें ईकेजी सब कुछ आता है, लेकिन इसकी यूटिलिटी आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो द आंसर। क्योंकि अब पोर्टेबल एकोज हैं, पेन के जितने आप लगाइए। तो क्वेश्चन ये है कि जो डाटा मैं पेशेंट से ग्रैब कर रहा हूं एज अ फिजिशियन, क्या उसकी जरूरत है? दैट्स अ रियल क्वेश्चन, दैट इज द रियल क्वेश्चन। क्या आपको रियली स्टेटोस्कोप लगाना है, या आपके अल्ट्रासाउंड और सीटी और एकोस जो हो रखे हैं ऑलरेडी एक दिन पहले, won't they be more accurate if some nothing has changed? So the question becomes, what's the role of physical visit to physician? That's the करेक्ट। key point. तो मैं देखिए, फिजिशियन के साथ आने से 2 फायदे हैं। एक है पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप बिल्ट, विच इज जिसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। अनफॉर्चुनेटली भारत में वो होता नहीं है, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा आपको कोई सीनियर कंसल्टेंट, 5 मिनट, देखो नहीं। नॉट नॉट ऑल बट अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। आप भी भारत में रहते हैं, मेरे भी मित्र काम करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप 100, 200, 150 पेशेंट, 80 पेशेंट देखेंगे, कैसे आप दे देंगे टाइम? तो वो एक कंफ्लिक्ट, वो डजंट मेक साइंटिफिक सेंस, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब जो आदमी 2 घंटे लगा के ट्रैवल करके डॉक्टर पे जा रहा है, 1 घंटा वेट कर रहा है, और हो क्या रहा है, वही डाटा एनालाइज करके मैं डिसीजन ले रहा हूं, जिसके लिए उसको आने की जरूरत नहीं थी। और जो लैब्स वो मेरे क्लिनिक में कर रहा है, मैं उसके घर पे करवा सकता हूं, तो उसके तो 4 घंटे बच गए। अब उसका 1 घंटा इज वर्थ हाउ मच मनी दैट ही कैन कैलकुलेट। मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। और ट्रू। लोगों को छुट्टी वुट्टी लेनी पड़ती है। तो कहने की यह बात है, जो प्राइमरी केयर का फंडा है, वो बहुत तेजी से रिप्लेस हो रहा है। इसमें 2 चीजें बची हैं, एक एथिक्स, डॉक्टर पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप, और लीगल। लीगल के ऊपर यहाँ की सेनेट काम कर रही है, क्योंकि हमारा मेडिकेड मेडिकेयर का बिल $980 बिलियन हो चुका है। हम पहले 5 में भी नहीं आते दुनिया में हेल्थ केयर एफिकेसीज के अंदर, और दुनिया में नंबर 1 की जो कंट्री है एफिशिएंट, उससे 2 गुना ज्यादा खर्चते हैं। तो इट्स ऑक्सीमोरॉन। और ये इस नीड्स अ फुल रिकैप, और इसमें कहीं ना कहीं मैं ट्रंप का बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। और जो हमारे अभी हेल्थ के वो हैं, वो वैक्सीन को छोड़ दीजिए, रॉबर्ट एफ कैनेडी, रॉबर्ट जूनियर, उनका उनकी कई चीजें अच्छी हैं कि हमें खान पीन इस पे। लेकिन फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इज नॉट फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियंस एज इट हैज बीन। वो सब रिप्लेस होने वाला है। और सर्जन को, रोबोटिक सर्जरी के हाँ, थ्रू। अब मैं एक कंपनी का नाम ले देता हूं आपको, एंड आई कैन नॉट, आई एम एन इन्वेस्टर अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। कंपनी का नाम है इंट्यूटिव सर्जिकल। उन्होंने डिवेंची बनाया है। मैं ट्रांसप्लांट वर्ल्ड में हूं। हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट रोबोट आर्म से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिवर ट्रांसप्लांट भी अब हो रहा है, और फ्यूचर में जब स्पेस मेडिसिन जाएगा, तो वो रोबोटिक आर्म साथ में जाएगा। इलॉन मस्क की जो कंपनी का आईपीओ $2 ट्रिलियन का आ रहा है जून 6 को, स्पेस एक्स। जून 12। हाँ, 2 ट्रिलियन अब ऑफिशियली बोल रहे हैं, 12 को एग्जैक्टली जून जून को आ रहा है। उसके अंदर भी जो उनका पहला मिशन मार्स में जाएगा, उसमें दिवेंची आर्म जा रही है।
और इंट्यूटिव सर्जिकल के इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। तो इंट्यूटिव सर्जिकल इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, वेरी नाइस। तो दूसरी कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो आपने सुना होगा। लेकिन रोबोटिक आर्म्स के अंदर जो प्रिसिशन है, देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि एक सर्जन पीछे बैठा है, उसके पास जॉयस्टिक के जैसी चीज होती है, हम लोग वहां बैठते हैं जब ट्रांसप्लांट करना, मैं छोटी सर्जरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूं। तो एक तरफ से वो प्रोक्योर करके उसको अंदर डाल के सूचर वूचर, क्योंकि देखिए जो प्रिसिशन है ना, आपकी उंगली जहां नहीं घुस सकती वहां तक वो नीडल घुस सकती है। पहली बात तो ये, आपकी बॉडी एक ह्यूमन बॉडी है, एजिंग के साथ शिवरिंग होगी, शेकीनेस होगी, इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। और सर्जन का क्या मतलब, जितना वो ज्यादा काम करेगा उतना सीखेगा, सॉर्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग, इफ आई मे करेक्ट। accurately say. The difference in my robot and a human is human ages, और उसके उसके जो स्किल्स हैं, हैंड के स्किल्स टाइम के साथ 65 60 70 के बाद ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी कोऑर्डिनेशन में इफेक्ट आएगा और कॉग्निशन में भी आएगा। आप समझ रहे हैं, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा 70 75 के बाद सर्जन दे आर नॉट वेरी एक्टिव। लेकिन अगर आप इसका उल्टा लें, जो हमारा रोबोट है वो जितने सर्जरीज करेगा उतना वो बेटर लर्न करता रहेगा, और उसके अंदर डिमेंशिया होगा नहीं, उसकी तो चिप ही इंप्रूव होगी। जो आज ब्लैकवेल चिप है, कल वो ब्लू वेल हो जाएगी। सो माय पॉइंट इज, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है and the power to retain photographic memory of every single procedure and reassessing on each second, कि भाई मैंने पिछली बारी ये वेसल देखी थी, इस वेसल को मैंने जब लेफ्ट से काटा इस ट्यूमर से निकालने के लिए तो बहुत ब्लीडिंग हुई, लेकिन जो दूसरे सर्जन ने ऑस्ट्रेलिया में किया था 5 मिनट पहले, बाय द वे, क्योंकि वो कनेक्टेड है, उसने इसको लाइगेट किया तो ब्लीडिंग कम हुई, तो मुझे ब्लड कम देना पड़ा, और ब्लड कम देना पड़ा इसीलिए रिएक्शन कम हुआ या एमआई नहीं हुआ। तो आप सोच कर देखिए, एक सर्जन जिसके 10 लाख हाथ हैं, 10 लाख सर्जरी कर रहा है, और एक साथ इनपुट ब्रेन में आ रहा है, वाओ, और उससे डिसीजन मेकिंग कर रहा है। आप सोच कर देखिए, दुनिया के जितने चार्ट्स हैं वो इस एनालिस्ट के दिमाग में घूम रहे हैं। सारे वर्ल्ड का डाटा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं खुद मैक्रो पढ़ता हूं, जियोपॉलिटिक्स पे मेरी नजर रहती है, लेकिन कितना कर सकते हैं आप, मतलब 5 घंटे, 4 एक टाइम के बाद यू नीड लाइक कॉफी एंड टेक अ ब्रेक। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे भारत में ना, तमाम बुराइयों के बावजूद जो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर होता है ना, वो एक दिन में इतने पेशेंट देखता है कि उसको बेसिक समझ बहुत जल्दी आ जाता है। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ पर्सनल, और ये पहली बार मैं किसी चैनल पे दे रहा हूँ। मैंने मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल में अपने हार्निया का टेस्ट कराया, तो उसने मुझे 2 हार्निया बता दी कि एम्बिलिकल भी है, कॉन्टिनेंट भी है। फिर मैंने अपने छोटे से शहर के एक डॉक्टर को दिखाया, तो उसने कहा नहीं, एक है सिर्फ। उसने छुआ नहीं था मुझे, टच नहीं किया, उसने देख के बताया। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास रिपोर्ट है। बोला नहीं, माना नहीं। फिर मुझे टेस्ट कराना पड़ा, और टेस्ट में वाकई एक ही था। उसने भी कहा नहीं, एक ही है आपकी, और उसने उस एक की सर्जरी की। अब आप पॉइंट यहाँ पे था कि उस डॉक्टर ने कहा कि देखो, मुझे नहीं पता तुम किस बड़े शहर में रहते हो, क्या करते हो, मैं रोज यही करता हूँ, और पिछले 15 साल से मैं हार्निया के ऑपरेशन कर करके मैं दूर से देख के बता दूंगा 6 फुट दूर से कि उसको हार्निया है कि नहीं है। पॉइंट यहाँ पे है कि, और दूसरा एग्जाम्पल वहीं पे था, उसी मेरे ही शहर के एक बहुत अच्छे सर्जन थे, उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद ऑपरेशन करना बंद कर दिया था। नो सर्जरी वॉलेंटरली, उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं, इसलिए आई विल करेक्ट, नॉट डू इट। ये करेक्ट, होता है एथिक्स। करेक्ट, मशीन तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, करेक्ट। और मशीन झूठ नहीं बोलेगी। और वाजपेयी जी, एक चीज बताऊं, जो आपने पॉइंट, क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन में हूं, तो मैं डेफिनेटली आपकी बात से एग्री करता हूं कि जितना रिपीटेशन आप करेंगे उतना आप समझेंगे, और उतनी कॉम्प्लिकेशंस को भी आप समझ पाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड है, जब आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट, तो एक तो पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप बिल्ट नहीं होता, जिसका ट्रू। प्लेसिबो परसेंट 30% पास ऑन नहीं होता, इंसान को विश्वास नहीं आता। दूसरी, खास इंडिया जैसी कंट्री में डिफरेंट है, बिकॉज वहां भगवान का दर्जा है, एवरीथिंग वो बैकग्राउंड में आ रहा है। लेकिन आप यही प्रैक्टिस मलेशिया या जापान में करके देखिए, या ब्राजील में, का वो अब आएगा नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा आपके पास पेशेंट, कि ये तो 2 मिनट देता है बेसिकली। ट्रू। सो दूसरी बात यह है कि जब आप इतने बिजी होते हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो आप लिटरेचर नहीं पढ़ पाते। और ये मैंने फर्स्ट हैंड कब नोट किया था वाजपेयी जी, जब हम आपके साथ कोविड में शोज करते थे,
मेरे बहुत मित्र भारत में काम, बहुत सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, और मैं जब कोविड का डाटा एसेस करके मीडिया में उनके लोगों के साथ शेयर करता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 500-600 रोज मुझे व्हाट्सएप आते थे, सर अपना वो फॉरवर्ड कर दो फॉर। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या प्रॉब्लम है। तो किसी ने मुझे फोन करके बताया, आपको जेन्युइनली लगता है मैं 150 पेशेंट देख रहा हूँ, मैं टीवी देख पाऊँ, मुझे आप वो भेजो, मैं आपका फॉरवर्ड करके वो थोड़ा सा क्लिप सुन लूंगा। तो पॉइंट ये है कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा जब दुनिया भर में हमने मना कर दिया जरूरत नहीं है, तब इंडिया में 8-9 महीने चलता रहा। वो लैग पीरियड इसीलिए आया क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है लिटरेचर पढ़ने का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। सो दी मेडिसिन इज नॉट कि भाई ए पिक कर लिया, बी को छोड़ दिया, पिकिंग चेरीज। ये इंसान की लाइफ आपके हाथ में है। आपकी पूरी आंसरेबिलिटी बनती है कि आपको एक तो सब पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपके स्किल्स भी शार्प होने चाहिए। इनमें से कुछ भी आप कम है, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द फील्ड। ये कोई ग्रोसरी स्टोर का नहीं है, या बैंक में आप पैसे लोन नहीं दे रहे। धीरज भाई, मैं आपकी बात से 100% 100% एग्री कर रहा हूँ। इसको मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ आपको। जर्नलिस्ट को भी 6 घंटे से ज्यादा एक्टिव जॉब नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। जब पढ़ोगे नहीं आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना आगे क्या बोलना है। अगर आप सुबह शाम तक टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हो तो आपने पढ़ा क्या? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वही डॉक्टर के ऊपर है कि अगर आप सुबह शाम तक पैसे कमाने के लिए मरीज पे मरीज देखते जा रहे हो, दिन में 300 पेशेंट देख रहे हो, तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। मेडिकल जर्नल आप पढ़ते ही नहीं हो कभी। तो एग्जैक्टली। डॉक्टर लोग सुन रहे हैं, बुरा ना माने, लेकिन सच्चाई है कि नहीं पढ़ते हो। इसलिए अगर आप उनसे एक लेमेन्स भी जाके दो चार चीजें पूछ लेगा, तो वो हैंड्स ऑन, उनको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तो ये और फैक्ट है। और बताए आपको मैं एक चीज बताऊं, मैंने इसके डेप्थ में भी देखा था, बिकॉज हमारा दिमाग अब एनालिस्ट का हो जाता है। क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है कि वो इवल लोग हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नंबर्स का गेम इतना बड़ा है कि आपके पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और कहीं ना कहीं जो जो इंडस्ट्री है वो इंसेंटिवाइज नहीं करती एकेडेमिया को इतना ज्यादा इंडिया में। अब जैसे अमेरिका में आप अगर एकेडमिशियन है, मेरे जो प्रोफेसर थे जो 50-30 साल के वेटनरी थे, वो 3 पेशेंट देखते दिन में, 3, दैट्स इट, मे बी 2, मे बी 1। बाकी सारा टाइम रिसर्च, बेंच लैब रिसर्च, हम लोगों को डायरेक्शंस देने में कि भाई लेटेस्ट वर्ल्ड में थाईलैंड में ये हो रहा है, आप लोगों को इस पे एक स्टडी शुरू करो। और उनको फंड कौन करता है? उनको फंड करता है एनआईएच, जिसके पास बिलियंस डॉलर की फंडिंग पड़ी है। उनको फिलैंथ्रोपीज फंड करते हैं, जैसे मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर मैंने ट्रेनिंग किया, वो तो पैसे ही नहीं लेते। 80% उनको जरूरत ही नहीं है। वहां पे सऊदी का एक प्रिंस आएगा, आपको $500 मिलियन दे जाएगा, जस्ट लाइक दैट ग्रांट। तो वहां पे क्वालिटी है, लेकिन वहां का एक्सेस बहुत कंटेन्ड है। तो वो फिर चैरिटी और क्वालिटी, ये इसके बीच में गेम चलती है। पर दैट्स द रीजन जो आप मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं क्विकली एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आप सवाल पूछ रहे थे, एजेंटिक एआई के अंदर भी अगर आप 4 चीजें उठा लें। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, जो हाइपर स्केलर जिसपे हमने बात की, जिसमें एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट ये है। इसके अलावा लेगेसी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जायंट्स, जिसके सर्विस नाउ की मैं आपसे बात कर रहा था, जिसमें एआई का एक एजेंट स्टूडियो है उनका स्पेसिफिकली। और उनके पास है एजेंट ऑर्केस्ट्रोर, जो स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स को काम पे लगाता है। उनकी एक्सपर्टीज है एचआर के अंदर, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के अंदर, और आईटी इंटरफेस के अंदर। तकरीबन 1000 बड़ी कंपनियों ने उनको ऑलरेडी साइन कर लिया एजेंटिक एआई सर्विस नाउ। मैं उसका इन्वेस्टर हूं, अगेन एफआईआई, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। और रोल्स रॉयस उठा लीजिए, ईवाई लीजिए, इलाई लिली देख लीजिए, उधर चार्ल्स श्वाब देख लीजिए, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैक एंड सपोर्ट सिस्टम था, जो भारत से और जगहों से आ रहा था, उसमें वो ह्यूमन डिमांड मुझे लगता है काफी कम होने वाली है। इसके अलावा सेल्स फोर्स जो एजेंटिक सॉल्यूशन देता है, ऑटोनोमस कस्टमर सपोर्ट जो भारत से बहुत बड़ी मात्रा में आता है, फिलीपीन से आता है, उन कंट्रीज के लिए कंसर्न है। और पेलेंटियर, पेलेंटियर तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे हमने बात की थी, मैंने आपको बहुत, मैं इन्वेस्टर हूं पेलेंटियर का। तो पेलेंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तो बना रहा है, पहले डिफेंस में था, अब वो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप कर रहा है टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। सेकंड लेवल का मतलब, आपने डिसीजन लिया, पैरेलल एक और ऑटोनोमस बॉडी ने लिया जो कि इसका एजेंट है, और फिर वो आपके डिसीजन को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बताता है वो सही क्यों है, गलत क्यों है। और जो आप तर्क देते हैं उसे लाइव काउंटर करता है, लाइव काउंटर विद द डेटा। तो आप सोचकर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 5 दिन की विजिट से वापस आए हैं, सारे मंत्रियों को बुला के उनकी मतलब रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, साथ में पेलेंटियर का बंदा बैठा हुआ है,
और हमारे जो पेट्रोल मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि भाई मैंने 60 दिन का रिजर्व 200 दिन का क्यों नहीं बनाया, बिकॉज एबीसीडी प्रॉब्लम्स। वो बोल रहा है नहीं ये प्रॉब्लम आप गलत बता रहे हैं, वहां तो जमीन थी। सेकंड वो बोल रहा है कि नहीं पैसे नहीं थे, बोले थे तो पड़े पड़े तो पैसे वहां थे। तीसरा वो बोल रहा है कि मैं बिजी था, आप बिजी नहीं थे, आप 4 पार्टीज में गए, इमीडिएट बैक टू फोर्थ बैक। सो मतलब मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं घुसना चाह रहा, पर मेरा पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल है ये। हाँ कि डॉलर फॉर एग्जांपल रुपी टू डॉलर 100 रुपये तक पहुंच जाएगा, तो हमने क्या इंसेंटिव किए, हमने इन्फ्लेशन को कैसे कर्टेल किया। तो इस टाइप की जो आप सोच कर देखिए प्रधानमंत्री का कितना स्ट्रांग वो है। और नहीं कई तो कंट्रीज आप हैरान होंगे, कैलेंडर को ये बोल लिया जाए कि ये पोल खोल है। और यूएई इज द फर्स्ट कंट्री, आपको पता है यूएई इज द फर्स्ट कंट्री जो ऑटोनोमस की तरफ जा रही है, एजेंटिक एआई को अपने ऑफिस में घुसा रही है, 25% हम्म, वर्कफोर्स को रिप्लेस कर रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 और 30%। तो इट्स हम्म, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज के जो स्टेट ऑफ माइंडसेट है उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। यूएई, कतार और सऊदी जो उनके लीडरशिप है, दे आर वेरी प्रो टेक। इसके अलावा हेविली स्पेशलाइज्ड वर्टिकल स्टार्टअप्स हैं, जैसे हार्वी है, एनिस्फेयर है, हिपोक्रेटिक एआई जो हेल्थ केयर में लगता है, वो मैं भी उसमें काम करता, सिम्बायोटिक है। तो कई सारी चीजों के अंदर आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें एजेंटिक एआई प्रोवाइडर्स और बेनिफिशियरी जो बैंकिंग के अंदर काम में आ रहे हैं, टॉप सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स एंथ्रोपिक्स है, नाइसियन है। अगर किसी को इन्वेस्टर को स्टडी करना है, दे कैन लुक इनटू दीज कंपनीज, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मुझे लगा मैं बता दूं थोड़ा सा। इंटरफेस एआई है, सिम्फनी एआई है जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम कर रहा है। और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं वो कोर एआई, अगेन हिपोक्रेटिक एआई जो मैंने आपको बताया हेल्थ केयर का। ये जी। हेल्थ केयर में दो तरीके की चीजें हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट जो कि हम्म, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस की, कि हमारे इंश्योरेंस क्लेम्स क्यों रिफ्यूज हो रहे हैं। आपको पता है ये काम इंडिया आउटसोर्स होता था पहले बहुत बड़ी मात्रा में। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हॉस्पिटल ए ने साल भर में बिलिंग की $250 मिलियन की, मिड लेवल हॉस्पिटल। $250 मिलियन में से उसको $150 मिलियन इंश्योरेंस ने दे दिए, $100 मिलियन का हो गया डिस्प्यूट। उसके पास वर्कफोर्स है नहीं कि वो 100 मिलियन के लिए लड़ता रहे, वो दे देगा इंडियन किसी कंपनी को, आउटसोर्स करेगा। इंडियन कंपनी इज ट्रेन्ड टू फॉलो अप। अब इंडियन हम्म, कंपनी क्या करेगी कि वो स्कैन करेगी कि इज इट वर्थ माई टाइम, तो वो 100 मिलियन को उठाएगी। अगर 20% भी रिकवर कर पा रहे हैं, डिपेंडिंग कौन सी कंपनी क्या करती है, तो कहेगी हम्म, ठीक है 20 मिलियन हम ले सकते हैं 50-50, मतलब 10 मिलियन मैं आपको लाके देता हूं, 10 मिलियन बचे, 80 मिलियन वो किसी और कंपनी को दे दो, हम तो इसी पे फोकस रहेंगे। तो इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं कोर एआई बहुत बड़ी मात्रा में। तो मेरा कंसर्न एज ए इंडियन ओरिजिन पड़ता है कि ये जो लोग बैठे हैं वो क्या काम करेंगे और उनकी हायरिंग पे क्या होगा। इसीलिए इट्स अ ट्रू। मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल कंट्रीज। तो डॉक्टर धीरज, मुझे अब ये एक फाइनल क्वेश्चन का जवाब चाहिए, आखिरी क्वेश्चन है ये, और क्रिस्पी रखिएगा थोड़ा, कि क्या एजेंटिक एआई की सबसे ज्यादा जरूरत या डिसरप्शन, या सबसे ज्यादा वो हेल्प करेगा या डिसरप्ट करेगा, वो हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर होगा? जी हाँ, मुझे लग रहा है हेल्प करेगा, हेल्थ केयर में बहुत हेल्प करेगा एजेंटिक एआई। मैटर ऑफ फैक्ट कंट्रीज लाइक इंडिया कैन बी रियली पिक इट अप बिग टाइम। उसकी वजह है क्योंकि हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशो भारत में बहुत कम है। अफ्रीकन कंट्रीज में और भी बुरा हाल है, हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, वी हैव टू राशन देम इन भारत। तो कहीं ना कहीं एक हाई क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी हेल्थ केयर एक छोटे से छोटे गांव में पहुंच सकती है अगर उसके पास इंटरनेट है तो एक वो है। दूसरा है जो मैं आपको बता रहा था, एक अभी तो नहीं, 5-6 सालों में एक आप समझिए आने वाला है, एक छोटा सा रूम समझ लीजिए या एक मशीन समझ लीजिए, आप उसमें बैठेंगे, लेट जाएंगे, वो आपके सारे पैरामीटर्स लाइव स्कैन कर सकता है, एक्सरे कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है। और अगर हायर लेवल के जाएंगे तो उसमें ये आम आएगी, रोबोटिक आर्म, छोटा मोटा हर्निया, छोटा अपेंडिसाइटिस, इस टाइप की चीजें करने के लिए वो युक्त होगा। अभी ये लोग स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जाएगा। Obviously, it's gonna be expensive, probably in tens of millions of dollar worth, लेकिन रिच कंट्रीज लगा सकती हैं। पर मुझे लगता है एजेंटिक एआई हेल्थ केयर में एक तो पैसे सेव करेगा, कंप्लाइंस बढ़ाएगा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के लिए बेटर है। और साथ साथ में आप ये देखिए कि प्रिवेंटिव केयर, फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर हार्ट अटैक हो रहा है या आपकी फैमिली में कैंसर रन कर रहा है, तो आपको वो अवेयर कर रहा है कि आके स्क्रीन कराइए।
तो उसके लिए आपके डॉक्टर का इंटरवेंशन नहीं है एट ऑल। मतलब आपके पास डॉक्टर भी नहीं है, आपके पेरेंट्स का डाटा सिस्टम में पड़ा है, तो वो आपको ईमेल भेजेगा कि मिस्टर एक्स वाई जी, there's an 3 appoint, first of all you should get this done, there are 3 appointments available, please let me know your calendar। आपने उसे कैलेंडर भेजा, वो कहेगा आई कैन बुक यू ऑन एबीसी, दिस कंपनी विल कम पिक यू अप। और सरकार पैसा पे करेगी, बिकॉज एक कैंसर के इलाज में $500,000, $250,000, 100,000, डिपेंडिंग कौन सा कैंसर, क्या आप बात कर रहे हैं, $50,000 लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आप एजेंटिक उसको हायर करेंगे जो एक कैंसर को प्रिवेंट कर दे, हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर दे, स्ट्रोक को प्रिवेंट कर दे, दैट इज ह्यूज प्रिवेंटेटिव केयर। आज भी अमेरिका जैसे विकसित देश में लोग वैक्सीन टाइम पे नहीं लगवाते फ्लू की, उस वजह से तकरीबन 12 से 12.5% लोग सीरियसली सिक होते हैं, जिनको आईसीयू केयर भी अगर आप मॉर्बिडिटीज के साथ, तो ये नंबर्स वी कैन टॉक बिग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे इससे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। सेकेंडली, जो बैंकिंग सेक्टर में आपने बात बोली, डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बिग प्लस, लेकिन एजेंटिक एआई को अभी तक फुली ऑटोनोमस करने के लिए हमें अभी वी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास अभी समय लगेगा। तो कुछ समय बाद या थोड़ा समय लगेगा, वैसे भी एआई ने तो वैसे ही तबाही मचा रखी है और एजेंटिक एआई आई जाएगा, तो उसकी वजह से बैंक और हेल्थ केयर सेक्टर मैसिवली चेंज होगा, नौकरियां जाएंगी लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और एक बेटर क्वालिटी की तरफ चीजें बदलेंगी। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर धीरज बहुत बहुत एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। एक एरिया है हेल्थ केयर इंश्योरेंस का। हेल्थ केयर इंश्योरेंस इसकी तरफ बहुत स्मार्टली देख रहा है, और इवेंचुअली क्या आप एक एजेंटिक एआई को रिफ्यूज कर सकते हैं टू बी एन असिस्टेंट ऑफ अ डॉक्टर? ये गवर्न करेगा हेल्थ केयर इंश्योरेंस, और वो प्रेशराइज करेगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी कि जब आप अपना हेल्थ केयर का इंश्योरेंस फॉर्म भरते हैं, उसमें जो एनुअल आपका साल का खर्चा है, जो प्रीमियम आपको देना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने नो टू एजेंटिक एआई किया, वो 30% बढ़ गया प्रीमियम। So people will be penalized because healthcare system will save it, और गवर्नमेंट्स भी आपको डिसइंसेंटिवाइज करेंगी कि आप प्लीज एजेंटिक को यूज करें, खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहां पे स्ट्रेन ज्यादा है डॉक्टर्स पे। भारत के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा समय इससे आ सकता है। ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी समय बचाती है, और जितना कम ह्यूमन इंटरवेंशन होगा उतना कम करप्शन होगा। ये एक बहुत थंब रूल है कि आप अगर टोटल मशीन कर दीजिए तो करप्शन मिनिमल हो जाता है। तो खैर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया, इस पे चर्चा की हम लोगों ने, एजेंटिक एआई को समझा, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर कोई एक ऐसी एआई की चीज लेके आएंगे। तो अपनी ये सीरीज चलती रहेगी जिससे लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और मेंटली प्रिपेयर रहें वो कि क्या होने वाला है, जिससे अगर उनका जॉब लॉस होता है तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, और कैसे और इसका बेटर इस्तेमाल कर सकती कंपनियां ये भी जाने, क्योंकि वाजपेयी जी एक 10 सेकंड्स में एक बात बोलना चाहूंगा। वन मोर टाइम, एज अ फिजिशियन मेरी संवेदनाएं हैं उन छात्रों की तरफ जिन्होंने नीट एग्जाम दिया, लेकिन बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि फ्यूचर में एआई रिलेटेड हेल्थ केयर की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। नॉट एवरीबडी हैज टू गो टू मेडिकल स्कूल, बहुत सारी चीजों में आप ह्यूमैनिटी का हेल्प कर सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ ले सकते हैं, और वर्ल्ड इज चेंजिंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।